खाने में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए समान ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 38 को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें 20 क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। इससे पहले आपने अगर 37 पार्ट्स नहीं देखे हुए तो उसको जाके जरूर देखें ताकि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटें। ओके। और इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 4 पार्ट इंग्लिश के आपके अलग अपलोडेड हैं। बाकी तो आपका बाइलिंगुअल रहता ही है, इससे ही आपका सभी काम हो जाता है। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जरूर जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन रहा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? हु फर्स्ट कॉल्ड द महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन। अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या कहा गया था? तो यहाँ पे जो है महात्मा कहा गया था। महात्मा गांधी को जो यहाँ पे महात्मा नाम दिया गया था वो किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है महात्मा गांधी के द्वारा क्या नाम दिया गया? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनको जो है गुरु का नाम दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, जो हम गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं वो गुरु किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को अगर बात की जाए तो यहाँ पे नेताजी किसने कहा था? तो हिटलर के द्वारा कहा गया था। हिटलर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को नेता कहा था, ये भी आपको याद रखना। यानी लीडर जो किसके द्वारा कहा गया? तो हिटलर के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात की जाती है जो है राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, यानी पॉलिटिकल टीचर की बात किया जा रहा है। ओके, फर्स्ट नेक्स्ट वन, हड़प्पा किस नदी की तट पर स्थित था? हड़प्पा किस नदी की तट पर स्थित था? हड़प्पा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित था? तो रावी। याद रखिएगा, रावी। सिंधु की बात की जाती है यहाँ पे मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो। ओके, मोहनजोदड़ो जो है इसके तट पर स्थित था, किसके? सिंधु नदी के तट पर। याद रखिएगा, यहाँ से जो आपको एक स्नानागार, एक अन्नागार, यहाँ से सभी यानी ग्रेनरी स्टोरेज जिसको कहते हैं, और एक जो है बात बहुत बड़ा मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, डेड ऑफ माउंट भी कहा जाता है इसको, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा नामक स्थान से किस फसल के कृषि का साक्ष्य यहाँ पे साथ मिला है? यहाँ पे साक्ष्य रहेगा। ठीक है, साक्ष्य यानी प्रमाण की बात की जा रही है। विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर फ्रॉम ए पैलेस कॉल्ड कोल्डी हवा इन उत्तर प्रदेश? यानी कहाँ संबंधित है। ठीक है, प्रमाण की यहाँ पे बात की जा रही है। कृषि का जो प्रमाण मिला है किस फसल का मिला है? कृषि का साक्ष्य मिला है, प्रमाण तो किसका मिला है? चावल का। याद रखिएगा, चावल। कोल्डी हवा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट वन, हड़प्पा सभ्यता निवासियों ने नगरों तथा घरों को विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? विच मेथड वॉज एडॉप्टेड बाई द हड़प्पन सिविलाइजेशन टू कॉन्फ़िगर द सिटीज एंड हाउस? यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यतावासी थे यानी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे, उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति को अपनाई थी। यानी आपका घर सभी जो है एक लाइन में होंगे। जैसे कि मान लीजिए इधर लाइन हो गई, बीच से रोड जा रहा है तो इसके बीचों बीच जो है एक नाली आपकी रहेगी, और इसमें से जो है घर के जो छोटी छोटी जो है नालियाँ के इसमें मिलती थी। बड़ा सा नाला जाके शहर के एक बड़े से नाले में मिलता था। इस प्रकार से यहाँ का जो है ये जैसे कि आपका शहर हो गया, मतलब एक घर हो गए, दोनों तरफ बीच में चौड़ा सा रोड हो गया, बीच से नालियाँ हैं, इसमें छोटी छोटी घरों से नालियाँ आके मिलती थी। तो यहाँ पे ग्रिड पद्धति यानी चौकोर जो है सभी सड़कें आके 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। तो काफ़ी खासियत थी यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की। नेक्स्ट वन, पूना पैक्ट कब हुआ था? विन वाज पूना पैक्ट? यहाँ पे 1932 की बात की जा रही है। ठीक है, 1932 में आपका पूना पैक्ट किया गया था, यानी आपका किसके? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिड में हुआ था। 1931 में अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या? इरविन समझौता हुआ था। इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, दिल्ली पैक्ट भी कह सकते हैं। और भारत छोड़ो आपका 1942 में, क्रिप्स मिशन आपका 1946 में आया। नेक्स्ट वन, संगीत की प्राचीनतम पुस्तक किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूजिक? क्वेश्चन आपका ये पहले हुआ है लेकिन इसका दूसरा रूप बदला गया, मतलब इस प्रकार से भी ये पूछ सकता है।
तो यहाँ पे अगर बात की जाए संगीत के लिए, तो संगीत के लिए सबसे पुराना जो वेद है कौन सा है? सामवेद। मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था कि संगीत का जनक वेद किसको कहा जाता है, तो वहाँ पे क्या है? सामवेद होगा। वही चीज़ आपका यहाँ पे क्या रहेगा? संगीत की प्राचीनतम पुस्तक किसे कहा जाता है? सामवेद को ही कहा जाता है। और यहाँ पे अगर सबसे पुराना वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद जो है ओल्डेस्ट आपका वेद है, ये भी ध्यान रखना है। ओल्डेस्ट वेद यानी सबसे पुराना यानी प्राचीनतम वेद, ठीक है, प्राचीनतम। एंड लेटेस्ट की अगर बात की जाए तो कौन सा? अथर्ववेद है, याद रखिएगा। अथर्ववेद जो है आपका क्या है? लेटेस्ट है यानी नवीनतम, ठीक है। नेक्स्ट वन, निम्न में से बिरजू महाराज किससे संबंधित है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिरजू महाराज रिलेटेड? तो बिरजू महाराज की अगर बात की जाए तो किससे संबंधित है? क्लासिकल डांस से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। जिससे कौन संबंधित है? बिरजू महाराज हैं। और दूसरा नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, लक्षु महाराज। लक्षु महाराज भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड? तो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसके राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो कौन हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल। याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल जो है यहाँ पर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब चुनाव हुए तो आपका क्या हुए? क्लाइमेट एटली बने, जो है भारत को आज़ाद करने के लिए पहले ही घोषणा किए थे कि हम अगर इलेक्शन जीतेंगे तो भारत को जो है आज़ाद कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की बात की जाए तो उस समय जो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, यूएसए के राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में घूम जाता है? विच ऑफ दीज प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन द शॉर्टेस्ट टाइम? इस सूर्य के चारों ओर की बात नहीं की जा रही, ये बात की जा रही खुद के अक्ष पर। जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसी प्रकार से पृथ्वी जैसे अपने अक्ष पर टोटल कितने 24 में घूम जाती है, ठीक है, 24 आवर्स में रोटेट कर जाती है। और 365 दिन में इस सूर्य का 365 या 66 में सूर्य का चक्कर लगा लेती है। तो यहाँ पे 24 जो आवर्स है, उसी प्रकार से कौन सा जो है आपका प्लैनेट है जो सबसे कम समय ले लेता है? यहाँ पे सबसे कम कौन लेता है? बृहस्पति। याद रखिएगा, जुपिटर कितना लेता है? तो 9.09 आवर। अगर यहाँ पे देखें तो आपका क्या हो जाएगा? 9 आवर जो है किसके द्वारा लिया जाता है? बृहस्पति के द्वारा लिया जाता है। याद रखिएगा, जो कि आपका बिगेस्ट प्लैनेट है यानी सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। बुध की बात की यानी मरकरी की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका? बुध। आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है? बुध है। ओके, याद रखिएगा, बुध और शुक्र के पास कोई भी अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं, यानी इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसमें से जो आपका डीमोस है वो सबसे छोटा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का। और बृहस्पति के पास जो गैनीमीड है वो सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का, यानी सोलर सिस्टम का। गैनीमीड बिगेस्ट सैटेलाइट इन दी सोलर सिस्टम। नेक्स्ट वन, डायमंड रिंग की घटना संबंधित है। द इंसिडेंट ऑफ द डायमंड रिंग इज रिलेटेड टू। तो डायमंड जो घटना है, इंसिडेंट है, किससे संबंधित है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण से। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है इसको डायमंड रिंग के तौर पर जाना जाता है। देखते होंगे जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है 21 दिन होता है, तो अमावस्या जिस दिन रहेगी उस दिन होता है। और होता क्या है कि इसमें जो सूर्य का पूरा पार्ट एकदम अच्छे से दिखता है और काफ़ी समय तक दिखता है। इसको जो है डायमंड रिंग के तौर पर जाना जाता है क्योंकि काफ़ी चमकीला दिखता है। नेक्स्ट वन, भूपटल पर निचले और समतल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द लोअर एंड फ्लैट एरिया ऑन द क्रस्ट इज कॉल्ड? तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे उसको मैदान कहा जाता है। याद रखिएगा, मैदान कहा जाता है, प्लेन्स कहा जाता है, ठीक है, प्लेन्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन, ईंधन जलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बर्निंग फ्यूल? देखिए, आपको कुछ भी हो, जैसे कि तेल है और कुछ भी हो, लकड़ी हो, सब कुछ होने के बाद अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहेगी तब तक आप जो है क्या है कि वहाँ पे आग को नहीं जला सकते, जब तक प्रेजेंटेशन किसका नहीं, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन ध्यान रखिएगा। और इसको आग मतलब आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, नील नदी का उद्गम स्थल है। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ नील रिवर?
तो नील रिवर के ओरिजिन की बात की जा रही है, यानी कहाँ से इसका मतलब उद्गम स्थल है, कहाँ से निकलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विक्टोरिया लेक हो जाएगा, यानी विक्टोरिया झील हो जाएगा, यानी आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नील रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा सबसे लंबी नदी। ओके, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल की बात की जा रही है, याद रखिएगा। और इसी पर जो है आपका आसवान डैम भी है, आसवान बांध भी आपका है। मिस्र जो काहिरा उसकी राजधानी है, वो किसके इसी के तट पर स्थित है, मिस्र की राजधानी काहिरा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, विच कैनाल कनेक्ट द रेड सी एंड द मेडिटेरियन सी। तो अभी हाल में सुर्खियों में था, तो इसको देखना ज़रूरी था क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि इससे काफ़ी प्रभाव पड़ा था पूरी दुनिया के ऊपर। तो ये कौन सी नहर जोड़ती है, स्वेज नहर, याद रखिएगा। स्वेज नहर जो है लाल सागर या मोहम्मद सागर को कनेक्ट कराती है, ठीक है। तो इसी में जो एक अभी हाल ही में जहाज़ फंस गया था, इस वजह से जो है काफ़ी ये चर्चा का विषय बना हुआ था, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट केटू। तो यहाँ पे माउंट केटू की अगर बात की जाए तो इसकी 8611 मीटर ऊंचाई है, याद रखिएगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। विश्व की जो सबसे छोटी माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। कहीं कहीं आपको जो है 850 भी देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं 8848.48 भी देखने को मिल जाएगा। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन, लेकिन मैक्सिमम आपका जो अभी सर्वे हुआ था 30 टीम की, तो वहाँ पे क्या है 86 ही दिया हुआ है। नेक्स्ट वन, सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में कौन सी झील है, विच लेक इज बिटवीन सिकंदराबाद एंड हैदराबाद। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो इनके मध्य में जो है हुसैन सागर झील है, याद रखिएगा हुसैन सागर। सिकंदराबाद और हैदराबाद को जो है यहाँ पे ट्विन सिटी के तौर पर भी जाना जाता है, ट्विन सिटी यानी जुड़वा शहर, याद रखिए इनको क्या कहा, जुड़वा शहर के तौर पर भी जाना जाता है। फुलार झील की बात करें तो यहाँ से जो है गोमती नदी निकलती है, ठीक है। फुलार झील से गोमती नदी निकलती है, जो कि आपके पीलीभीत से शुरू होती है। नेक्स्ट वन, भारत के क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड ऑन द अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो सोलेबल, यहाँ पे जो एल्यूवियल मिट्टी की बात की जाती है जो है 40% पाई जाती है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अब देखिए 40% में सभी पे खेती नहीं हो पाती, पहली बात ध्यान रखना। मतलब कुछ पे जो है एक ही बार खेती हो पाती है, कुछ पे हो ही नहीं पाती है, क्यों, कई कारण है। जैसे कि वहाँ पे आपका ज़्यादा वर्षा हो जाती है, ज़्यादा वर्षा है फिर भी वो आर्द्र वाले नहीं है, फिर भी वो जलोढ़ मिट्टी वाला है, आपका सूखाग्रस्त एरिया हो गया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जिस पे कृषि की जाती है तो 24% है, जबकि अगर टोटल की बात की जाए तो 40% है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, निम्न में से राष्ट्रपति के विषय में कौन सा तथ्य गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द प्रेसिडेंट। तो पहला कह रहा है कि वह भारत का नागरिक हो, इज एन सिटीजन ऑफ इंडिया, एकदम सही है। उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना, ये भी आपकी सही है। मस्ट नॉट बी बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज। लोकसभा का यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ये आपका गलत है। डायरेक्टली देखिए यहाँ पे गलत दे रखा, क्योंकि ये आपका अप्रत्यक्ष रहेगा, यानी इनडायरेक्टली आपका रहेगा, यानी थर्ड ऑप्शन ही क्या है आपका रॉन्ग है। राष्ट्रपति का चुनाव जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, कल संक्रमण की पद्धति के द्वारा होता है, याद रखिएगा। लोकसभा के सदस्य निर्वाचन की आगे रखता है, ये भी आपका सही है। यहाँ पे गलत कौन सा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इनमें से किस पशु को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, विच ऑफ दीज एनिमल्स वर अडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो किस पशु को अपनाया गया, याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, हाथी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे इसको भारत का विरासत पशु भी इसको रखा गया है, याद रखिएगा। और टाइगर जो है आप इसको तो जानते हैं कि राष्ट्रीय आपका पशु यहाँ पे, और यहाँ पे बारहसिंगा की बात करें उत्तर प्रदेश का आपका राजकीय पशु है। शेर की बात की जाए, बब्बर शेर जो लायन आपका गिर के गुजरात राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। नेक्स्ट, वायुसेना में सबसे उच्च पद है, व्हाट आर द हाईएस्ट पोजीशन इन द एयर फोर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो एयर चीफ मार्शल हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जनरल की बात की जाए, जनरल जो आपका थल सेना का होता है, यानी आर्मी की बात कर रहा है।
एडमिरल की अगर बात की जाए नेवी की, यानी नौसेना, एडमिरल जो है नौसेना का। एयर मार्शल की बात की जाए तो आपके सेकंड नंबर का होता है, सेकंड नंबर का आपका जो पद होता है वायुसेना में, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए, और इनमें जितने भी क्वेश्चन है, किसी में अगर कोई डाउट हो तो उसको जो है हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे फानी विदास सर, थैंक यू।